कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का जमावड़ा। सरकार का दावा है कि पिछले कुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे। गंगा, यमुना और उस तीसरी अदृश्य नदी सरस्वती के संगम में डुबकी लगाना। ये सरस्वती नदी कौन है? क्या ये सिर्फ और धर्म और पुराण और वेदों की बात है, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण भी है? क्या ये सचमुच नदी बहती भी है, और अगर बहती है तो कहाँ से बहती है? 4,500-5,000 साल के बीच में एक बहुत मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारे पृथ्वी के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरी जो सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो गई। वो उसके बाद जब डेजर्ट पीरियड स्टार्ट हो गया, नदियों में पानी आना बंद हो गया, गंगा यमुना में भी पानी आना बंद हो गया। जब जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ पर पानी निकलते हुआ हमारे लोगों ने उस जमाने के लोग बस देखा होगा कि भाई पानी यहाँ से तो निकल रहा होगा। तो अब उन लोगों ने ये प्रज्यूम कर लिया होगा कि भाई जो इतनी बड़ी नदी सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, वो लगता है पाताल तोड़ के यहाँ पर आ गई, यहाँ से पानी निकल रहा है। आपका कहना है। ये है कि सरस्वती नदी गंगा और यमुना से भी बड़ी थी? हाँ, पहले के जो एविडेंसेस है, जो सरस्वती नदी थी वो गंगा यमुना से बड़ी नदी थी जो अरबियन सी में मिलती थी। तो आप कह रहे हैं कि छतरपुर से अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें प्रयागराज तक जी, उसके नीचे पूरा पैटर्न लाइमस्टोन है जो एक कैविटी बनाता है जी, और उस कैविटी के थ्रू एक जलधारा बहती हुई जा रही है, जिसे हमारे जो पुराने पौराणिक लोग थे या जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जिसे सरस्वती नदी समझ ली। बिल्कुल। केन नदी में आप बता रहे हैं, केन नदी की शुरुआत में जितना पानी है, केन नदी का भी पानी, काफी कुछ पानी जो है उसी केव में जा रहा है, उसी सबटर्रेनियन फ्लो में जा रहा है, जिसे हम आज नई सरस्वती कह सकते हैं। नई सरस्वती कह सकते हैं। हो ये रहा है कि केन नदी उसके ऊपर से बहती है, हाँ, और कहीं न कहीं कुछ सिंक होल के माध्यम से कुछ पानी केन नदी का क्रैक्स से वजह से वो पानी केन का भी पानी उस जमीन में चला जा रहा है, और उस चूना पत्थरों के अंदर बनी हुई गुफाओं से होते हुए वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये तो न्यूज कटिंग पिछले साल के मैंने बताया ना कि वो पेपर में आया कि अभी बरसात खत्म नहीं हुई और देखिए भाई नदी सूखने लगी। तो ये तो मतलब ये कारण है। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का जमावड़ा। सरकार का दावा है कि पिछले कुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे। सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ नहाने तो नहीं गई होगी। वो लोग वहां गए थे अपनी आस्था की डोर को बांधकर गंगा, यमुना और उस तीसरी अदृश्य नदी सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने। लेकिन जरा ठहर के सोचिए, ये सरस्वती नदी कौन है? क्या ये सिर्फ और धर्म और पुराण और वेदों की बात है, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण भी है? क्या ये सचमुच नदी बहती भी है, और अगर बहती है तो कहाँ से बहती है? आज हम इसी रहस्य पर पर्दा उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष सिंह जी, केंद्रीय भूजल आयोग के भूजल बोर्ड के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक और साइंटिस्ट। इनकी सरस्वती नदी की खोज करने में, सरस्वती नदी के बारे में जानने में, समझ बनाने में आपका बहुत योगदान रहा है सर। मैंने आपके कुछ लेखों के बारे में पढ़ा है, कुछ और ज्ञान के बारे में पढ़ा है, मैं जिस पे डिटेल में आगे बात करूँगा। लेकिन पानी, नदियों पर इनका काम सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और इतिहास को भी रोशनी देती है। तो आइए शुरू करते हैं ये खास पॉडकास्ट, जहाँ सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारी धर्म, आस्था और हमारे इतिहास की कहानियों को भी समाहित करता हुआ एक संगम है। तो उसी त्रिवेणी कहानी को हम फिर से समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने सवालों का शुरुआत ही इसी से करना चाहता हूँ कि हम सब जो समझते हैं, मतलब सरस्वती नदी को लेके जो हमारे मन में एक विचार है, जो हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, उसके हिसाब से तो सरस्वती नदी तो हिमालय से बहती थी, हरियाणा होते हुए ये अरब सागर में जाती थी। तो ये प्रयागराज कैसे पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश इतना दूर, इस छोर पे, हरियाणा से यहाँ तक ये नदी जाती कैसे है? नहीं, देखिए आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। अगर जैसे आप पौराणिक कथा की बात करी, लेकिन अगर आप सनातन धर्म की बात करें, जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो हम लोग को बचपन से यही जानकारी है कि भाई गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयाग में है। दो नदियाँ तो दिखती हैं, लेकिन तीसरी नदी पाताल से आती है। ये पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को मानता है, और इसीलिए जो आपने कुंभ और इत्यादि, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान माना गया है, तो 3 नदियाँ वहाँ पर हैं। अगर नहीं होती तो हमारे पूर्वज लोग इतने मूर्ख नहीं होते कि जो इस तरह से एक किंवदंती फैला करके उस चीज़ को मान लेते कि भाई यहाँ पर आती। पानी तो वहाँ निकलता है, आज भी निकलता है,
वहाँ पर 3 नदी का संगम है। जहाँ तक बात आपने करी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, हाँ, जो हिमालय से से निकल करके हरियाणा होते हुए हरियाणा, गुजरात, अरब सागर मिल जाती राजस्थान का भी पार्ट से होते हुए अरबियन सी में मिल जाती थी, वो बिल्कुल सही है। जी। लेकिन क्या हुआ, 4,500-5,000 साल के बीच में इसका प्रमाण है हमारे प्रमाण साथ। है, बिल्कुल 4,500 5, हाँ, नदी का एग्जिस्टेंस का प्रमाण है, उसके लुप्त होने का भी प्रमाण है। अच्छा। साइंटिफिक एविडेंस है कि 4,500-5,000 साल के बीच में एक बहुत मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारे पृथ्वी के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरी जो सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो गई, मतलब खत्म हो गई एक तरह से। और उसी के ठीक बाद ये डेजर्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। डेजर्ट पीरियड का मतलब ये हो गया कि बरसात होना बंद हो गया। तो ये सर वैदिक काल से कितना डिफरेंस रहा होगा इस काल में? अब देखिए, वैदिक काल वगैरह का हमको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जियोलॉजिकल स्केल जो हम लोग के पास टेक्निकली एविडेंसेस रिसर्च पेपर्स में लिखे जा रहे हैं, 4,500 वर्ष से 5,000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। अब उसमें वैदिक ये सब तो अलग से कैलकुलेशन अलग से करना पड़ सकता है। तो वो उसके बाद जब डेजर्ट पीरियड स्टार्ट हो गया तो नदियों में पानी आना बंद हो गया, गंगा यमुना में भी पानी आना बंद हो गया। तो लेकिन जब जहाँ त्रिवेणी संगम है वहां पर पानी निकलते हुआ हमारे लोगों ने उस जमाने के लोग देखा होगा कि भाई पानी यहाँ से तो निकल रहा होगा। तो अब उन लोगों ने ये प्रज्यूम कर लिया होगा कि भाई जो इतनी बड़ी नदी सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, वो लगता है पाताल तोड़ के यहाँ पर आ गई, यहाँ से पानी निकल रहा है। आपका कहना ये है कि सरस्वती नदी गंगा और यमुना से भी बड़ी थी? हाँ, पहले के जो एविडेंसेस है, जो सरस्वती नदी थी वो गंगा यमुना से बड़ी नदी थी जो अरबियन सी में मिलती थी। अच्छा, तो एक तरह से गंगा जो आज बहुत विशाल नदी हम देखते हैं, इससे भी विशाल नदी इस भारत खंड में उपलब्ध थी सरस्वती नदी इससे बहुत बड़ी नदी थी जी। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। मतलब आपने बोला कि लोगों की आस्था है, लोगों के विचार हैं, और हमारे इतने धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है, इतना डिटेल में जिक्र मिलता है, तो जरूर लोगों ने अनुभव किया हुआ वहाँ एक जलधारा तो है जी। अब वो वही सरस्वती नदी है जो हरियाणा से होकर बहती थी या कोई अलग है? तो कुंभ में जो विश्वास है, आपका जो पूरा खोज रहा, आपकी जो पूरी जर्नी रही, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे कि वो क्या वो इस बात पे आधारित था कि लोगों का विश्वास है, या आपने कोई और वैज्ञानिक प्रमाण भी पाए? नहीं, जैसे आपने बोला कि वो जो ओरिजिनल सरस्वती नदी जो अरबियन सी में मिलती थी वो वहाँ पहुँची, उसका पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि जो हरियाणा और इलाहाबाद के बीच में जो अरावली रेंज है, उस चट्टानी रॉक्स का, उसको क्रॉस करके प्रयाग में पहुँचना तो मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अरावली के मोटे चट्टान हैं, हाँ, कोई नदी धारा उसको तोड़ करके प्रयाग अंदर जैसे एलुवियम रॉक फॉर्मेशन रहते, तो एलुवियम मतलब मिट्टी वाले, बालू मिट्टी, क्ले वगैरह क्या जो एलुवियम फॉर्मेशन होते हैं, उसमें तो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन बीच में चूंकि सॉलिड रॉक है इसलिए वहाँ उसका पहुँचना तो मुश्किल था। लेकिन चूंकि लोगों का वहाँ से पानी तो निकल रहा था, देखा रहा था, लेकिन लोगों ने लिखा है पुराणों में इतना ज़्यादा उसको लिखा भाई, इतना आपने जैसा शुरुआत करी कि इतना आस्था है भाई, इतने हजार करोड़ लोग जा करके स्नान कर रहे हैं, तो केवल स्नान नहाने के लिए तो किसी भी नदी में नहा सकते हैं, लेकिन त्रिवेणी में ही जाने का कुछ तो होगा ना, तो वहाँ पर तीसरी नदी तो है। तो आपको क्या, आपने शोध में कहीं ये मिला कि वहाँ पे एक और नदी है, और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने ये कैसे अनुभव किया? नहीं, देखिए, हम तो एक्चुअली मैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जो है जी, वो जमीन के ग्राउंड वाटर पर काम करता है, पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड काम करता है। हम लोग काम कर रहे थे ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के ही लिए, एक्यूफर मैपिंग का प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। तो वहाँ पर हमको कुछ अजीब मतलब तरह के, जैसे भीम कुंड एक जगह है, वो
चीज़ दिखी जो कि लाइमस्टोन के रॉक फॉर्मेशन में काफ़ी नीचे उसका पानी है, और उसमें बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग आए और उसके अंदर जाने का प्रयास किए, लेकिन उसकी गहराई नहीं पता कर सके। इस भीमकुंड मैं यहाँ रोकूंगा आपको कि अपने दर्शकों को समझा सकूं। भीमकुंड छतरपुर में एक एक बड़ा तालाब है, एक तरह से कह सकते हैं। तालाब क्या नहीं है है, वो, क्या है? वो सिंक होल बोलते हैं उसको, अगर जियोलॉजिकल हम टर्म में बात करें, सिंक होल है। एक सिंक होल है, मध्य हाँ, प्रदेश के छतरपुर में एक सिंक होल है सिंक जिसको होल है, उसको भीमकुंड कहते हैं। भीमकुंड कहते हैं और उसको। अगर मैथोलॉजिकल स्टोरियों की बात करें तो भीम ने अपने गदा से उसमें वो कुंड हाँ, बनाया उसकी था। तो खैर कहने वो किसी ग्रंथ में नील कुंड भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कहने चीजें को ये हैं। भी कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर, जो भगवान विष्णु का क्षीर हाँ, सागर, वो वहाँ पे इनके गदा के प्रहार से प्रकट हुआ था। एक्चुअली वो भीमकुंड का पानी बिल्कुल नीला है, पानी ना उसका बिल्कुल नीला है। उसको देख के लोग बहुत, और उसकी गहराई लोग पता नहीं कर पाते। उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह बांध के भी लोग उसके अंदर जाने का प्रयास किए, लेकिन नीचे इतना ज़्यादा फ्लो है कि लोग जा नहीं पाते। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें मिली, फिर उसके बगल में अर्जुन कुंड मिला। तो कई चीज़ों, मेरी स्टडी जो थी, क्योंकि हम पानी पर काम कर रहे थे, तो ये हम किस समय की बात होगी, किस ये ईयर की 2012 की बात है। 2012 में आप मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाँ, जो हम लोग का एक्चुअली हर साल का एक असाइनमेंट होता है कि इस साल में इस जिले में काम करना है। ठीक है। तो हमने 2012 में बेसिकली जमीन के नीचे के पानी के बारे में आप रिसर्च हाँ, कर रहे थे रिसर्च, छतरपुर में, हाँ, जहां आपको भीम कुंड के नीचे एक जलधारा की पता चली जिसका फ्लो काफी तेज था। हाँ, और वो एक दर्शनीय स्थल भी है आज के डेट में। वो बिल्कुल नीला पानी, और बहुत सारी कहानियां हैं उसके विषय में। बहुत दर्शनीय स्थल, देखने लायक चीज़ है। तो वो चीज़ तो मेरे को पता थी, लेकिन बाद में क्या है कि जब काम करते करते उसी तरह की और लाइमस्टोन की कैविटीज मेरे को मिली। ओके, है ना? ये लाइमस्टोन कैविटी क्या होता है, अपने हमारे दर्शकों को समझा सके क्या होता है? लाइमस्टोन कैविटीज, जो लाइमस्टोन का जो फॉर्मेशन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन, ये इसमें जो केमिकल वेदरिंग होती है ना, ये जैसे चट्टानें हमारी कई तरह से बनी होती हैं। सैंडस्टोन है, ओरिजिनल रॉक्स तो हमारी ग्रेनाइट है, लेकिन सैंडस्टोन हुआ, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स का जब कंपैक्शन होता है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल वगैरह इत्यादि बनते हैं। तो जो सेल, जो लाइमस्टोन जिसमें बनता है, जिसका सीमेंट बनता है, डोलोमाइट बोलते हैं, है ना, इसमें मैग्नीशियम वगैरह की कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इसमें केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा रिएक्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि पूरा जो वो घुल जाता है, जब कमज़ोर हो जाता है तो वो गिर जाएगा, वो करे, मतलब कैविटी बहुत, कैवर्न्स बोलते हैं, कैवर्नस लाइमस्टोन। एक तरह हम समझ सकते हैं जमीन के अंदर एक गुफा की फॉर्मेशन बन जाती होगी। हाँ, गुफा, नदी टाइप का वो फॉर्म कर लेता है। ये बहुत वेल नोन चीज़ें हैं। अमेरिका और कम 600 किलोमीटर लंबी इस तरह की लाइमस्टोन की पाई गई हैं। सबटेरेनियन फ्लो देखने को मिला है जी। तो आप जो कह रहे हैं, हम एक बार फिर से उसको रोकते हैं सवाल को। तो आप जिस नदी की बात कर रहे हैं जो त्रिवेणी में जाके मिलती है, ये वो नदी नहीं है जो 4000-5000 साल पहले लुप्त हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नई धारा की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये नए धारा की बात कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, इसका जो मैंने आपसे भीमकुंड की बात करी, शुरुआत मैं तो सरस्वती नदी या इस तरह की कोई हमारे दिमाग में था ही नहीं। हम लोग तो ग्राउंड वाटर पर काम कर रहे हैं। अब ग्राउंड वाटर के रिसर्च पे कर रहे थे मैंने, लेकिन कुछ जो ये कैविटीज़ वगैरह की मैपिंग करी, मतलब उस इलाके में बहुत सारी कैविटीज़ की मैपिंग करी। तो एक हम लोग जैसे पेपर लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हैदराबाद में इसको मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा था, लोग काफ़ी प्रसिद्ध, मैंने बहुत लेटेस्ट, मैं बेसिकली मैं जियोफिजिसिस्ट हूँ, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जियोफिजिक्स का मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जियोलॉजी जो होता है उसमें चीज़ों को जियोलॉजिकल देख करके, लेकिन जियोफिजिक्स में होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट से, मशीनरी से देख करके उसको जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो स्टडी को अप्रिशिएट कर दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन किसी एक प्रोफेसर ने मेरे से प्रश्न कर दिया, वो भीमकुंड की जब मैं बात कर रहा था कि साहब ऐसा वहाँ पर ऐसा सिंक होल है, और उसमें तो उसकी न गहराई पता लग पा रही है,
और इतना तेज़ फ्लो है कि ये बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने उनको बताई थी। तो एक प्रोफेसर ने मेरे से प्रश्न कर दिया, भाई सिंह साहब आपने काम तो बहुत अच्छा किया, बहुत, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो फ्लोइंग वाटर है, अगर वो फ्लोइंग वाटर है तो फ्लो तभी करेगा जब कहीं से कोई निकल रहा हो, तो वो कहाँ निकल रहा है? तो कहीं जा भी रहा होगा, कहीं मतलब हाँ कहीं तो जा। मैं एक बार यहाँ बस रोकना चाहूँगा सर, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है दर्शकों को ये पूरी तरह ना समझ पाए। भीमकुंड के बारे में एक बार हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं जी। जैसे आपने बताया छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जगह है जहाँ पर आप लोग रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे भीमकुंड अभी भी है, दर्शनीय स्थल भी है जी। और उसकी पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि भीम ने अपने गदा के प्रहार से वो कुंड बनाया था जहाँ पर क्षीर सागर से पानी आता है। इसका एक पौराणिक पार्ट हुआ। उसका वैज्ञानिक पार्ट ये हुआ, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एक नीले पानी का एक तरह से सिंक होल है जिसके नीचे से पानी का फ्लो भी है और फ्लो काफ़ी तेज है, जिसको कई और वैज्ञानिक संस्थाओं ने नापने की कोशिश की, वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं। मतलब एक तरह से हम ये इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो पर ये पान आप बता रहे हैं कि आपने जब हैदराबाद में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो किसी साइंटिस्ट ने उस पर क्वेश्चन उठाया कि अगर वो फ्लो बह रहा है तो कहीं जा भी रहा होगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब ये कहाँ जा रहा होगा? नहीं देखिए, दो प्रश्न आपने, एक तो बोला आपने नीला पानी, नीले पानी का जो रहस्य है वो तो मैंने बताया ना कि जो उस कुंड की जो इस तरह से संरचना जिस तरह से है, क्योंकि जो सनलाइट जब आती है ना तो स्कैटरिंग के इफेक्ट की वजह से वो नीला दिखता है, जैसा समुद्रों में हमें हाँ काफ़ी डीप है, पहली बात तो काफ़ी डीप है। और जब उन्होंने ये प्रश्न किया मेरे से कि भाई पानी जा कहाँ, तो मैं तो चुपचाप था। उन्होंने मेरे से बोला कि भाई देखिए, या तो कहीं समुद्र में जा रहा होगा जो एज यूजुअल होता है कि इतना गहराई का पानी जा रहा है लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है, या कहीं नदी में निकल रहा होगा। तो ये प्रश्न उनके पूछना उन्होंने, तो मेरा तो दिमाग उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया कि बात तो बिल्कुल सही है। मैं 5-7 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं आया कि आखिर कि इतना तेज फ्लो हो रहा है पानी का, हाँ, पानी जा रहा है तो ये कहीं कहाँ निकल जा रहा रही होगी, हाँ। लेकिन फिर उस पर मैंने काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया। लेकिन क्या था कि मैं, समुद्र तो वहाँ से बहुत दूर है, छतरपुर से तो बंगाल की खाड़ी, अगर बंगाल की खाड़ी 1500 किलोमीटर और ये अरबियन सी तो 2000 किलोमीटर, तो इतना तो भारत का मध्य हुआ है, मध्य प्रदेश का पार्ट हुई। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नदियों में मैं जैसा उन्होंने बोला था कि तो नदियों के आसपास की नदियों में मैं कोशिश कर रहा है, देखे कहीं पता करें कहीं नहीं निकलता है क्या पानी। तो मैंने पता करना शुरू किया और अपने ऑफिसर्स को भी लगाया कि भाई जरा से पता करो और कहीं नदी में पानी निकलता है क्या, क्योंकि नदी का जो गहराई है, मैंने उस इलाके में मुश्किल से 10 मीटर मैक्सिमम गहराई, 10-15 मीटर, और वो भीमकुंड की गहराई इतनी 150 मीटर 200 फीट के आसपास या जो भी है, क्योंकि लोग अंदाज से सी बोलते हैं, तो समझ में आता नहीं था। तो नदियों पे वो समझ में नहीं आता था कि क्या, लेकिन मैं दिमाग में हमेशा ये प्रश्न मेरे घूमता रहता कि भाई आखिर पानी जा कहाँ रहा, कहीं तो निकल रहा है। इस पे मैं सोचते फिर एकाएक मेरे को एक दिन में ऐसे ही लैपटॉप पर बैठ के उसी एरिया पे अपना जो रिसर्च कर रहा, एक मेरे को गूगल इमेज पे एक लीनियर स्ट्रक्चर्स दिखा, जो कि बिल्कुल वहीं भीमकुंड के आसपास से स्टार्ट होता था, थोड़ा 30 किलोमीटर और आगे से, और पूरा एकदम इलाहाबाद तक जाता था। अच्छा, हाँ, छतरपुर से इलाहाबाद एक लीनियर लाइन दिखी। लीनियर मतलब हम लोग उसको लीनियर जियोलॉजिकल में बोलते हैं लीनियर, जो कि आपको इमेज पे दिख जाएगा कि ये कोई एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन हम उसको एक लिनियरमेंट ड्रा करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को दिखा कि यार ये क्या चीज़ है, ये इसी लाइन पे क्यों, ये जो इधर, क्योंकि मैं तो छतरपुर में काम कर रहा था, आगे तो काम कर नहीं रहा था, तो छतरपुर में, तो फिर मैंने उस लिनियरमेंट पे आगे पता करना शुरू किया कि यार इस तरह की चीज़ें क्या इसके आगे आगे भी हैं, पाई जाती हैं उस लाइन के इर्द-गिर्द, और ऐसे कुंड, ऐसे तालाब और ऐसे जल स्रोत पाए जाते हैं क्या? तो फिर मैं, चूंकि छतरपुर से लगा हुआ जिला पन्ना है और वहाँ से मतलब 60-70 किलोमीटर है,
तो एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, तो किसी ने बोला साहब एक पांडव केव्स करके जगह है, बड़ी देखने की जगह है। हम्म, तो फिर ऐसी जब चर्चा इसकी हो रही थी तो बोले कि साहब वहाँ हमने भीम कुंड की बात की, तो बोले साहब वहाँ भी एक कुंड है अच्छा। वहीं पे, और वहाँ पर भी ऐसे ही कुंड है, वहाँ का भी पानी का लेवल कभी कम नहीं होता। बरसात में अगर कोई मतलब वहाँ पर पांडव फाल भी है, पूरा का पूरा पानी उस कुंड में आता है और उसमें जाता है, लेकिन कहाँ जाता है पानी किसी को पता नहीं चलता। फिर मैं वहाँ पर भी गया, हम्म, फिर उसका एक्सटेंशन जब देखा मैंने, तो आपने शायद चित्रकूट का नाम सुना जी होगा, जी है जी ना? जी। वहाँ पर गुप्त गोदावरी नदी हाँ, बहुत है ना? धार्मिक जी मान्यताएं हैं उसकी। बिल्कुल। गुफा के अंदर वो। हाँ, वो भी गुफा के अंदर ही है। हम्म, आपको तो उसमें आप 30-40-50 मीटर उसमें पानी में ही चल जाएंगे, जी। लेकिन उसके बाद वो पानी कहाँ जा रहा है, इसका भी सोर्स इसका नहीं भी सोर्स किसी को नहीं पता, क्योंकि वो भी बहुत नीचे गहराई में है, ऐसा नहीं कि ऊपर है। तो उसके आधार से फिर मैंने जब देखा इस सब चीज़ों को समझा कि यार ये तो पूरा, फिर मैंने पता किया कि उस लाइन पर और क्या चीज़ें हैं। है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ बोरहोल्स किए, मतलब ड्रिलिंग करते हैं ना हम लोग, ओके। तो कुछ ऐसे बोरहोल्स कई जगहों पर मिले जहाँ पर कि आप पानी इतना ज़्यादा, वही लाइमस्टोन वाला फॉर्म है, कैवर्नस लाइमस्टोन, कि आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पानी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं बुंदेलखंड एक सूखा इलाका है। सूखा इलाका, लेकिन सूखा ही रहेगा, लेकिन अगर आप उस उस कैवर्नस लाइन लाइमस्टोन पे जाएंगे हाँ, तो आपको पानी मिलेगा। लाइमस्टोन की गहराई, हम्म, लाइमस्टोन पे उसको आपने पकड़ में आ गया हम्म, तो आपको पानी इतना मिल जाएगा कि आप भूल जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में आएगा। अदरवाइज आप कितना भी ड्रिलिंग कर लीजिए, आपको पानी मिलेगा ही नहीं। फिर जब देखा कि इलाहाबाद जो है प्रयाग जंक्शन को, वहाँ पर भाई बेसमेंट क्या है, जैसे बेसमेंट मतलब जैसे ऊपर मिट्टी होगी, मिट्टी के नीचे कड़क चट्टान आएगी, तो वहाँ पर भी मेरे को लाइमस्टोन ही मिला। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से जो वो मैंने जब उसको कोरिलेट किया, तो एकदम छतरपुर के आगे से मतलब जो अर्जुन कुंड, भीम कुंड इत्यादि है, वहाँ से लेकर के वो लिनियामेंट पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ है। तो आप कह रहे हैं जी। कि छतरपुर से अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें प्रयागराज तक, जी, उसके नीचे पूरा पैटर्न लाइमस्टोन है जो जी। एक कैविटी बनाता है, जी, और उस कैविटी के थ्रू एक जलधारा बहती हुई जा रही है, जिसे हम, हमारे जो पुराने पौराणिक लोग थे या जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जिसे सरस्वती नदी समझ ली। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी दो सरस्वती नदी की बात हो गई। जी, एक जो 4000-5000 साल पहले लुप्त हो गई भौगोलिक परिवर्तन के कारण, जो हरियाणा के से गुजरा करती थी, और ये एक नई धारा है जो उस दौर में निकलती थी, और इसी धारा के फ्लो को अनुभव किया होगा उस दौर के लोगों ने, और उन्होंने उससे मान लिया होगा कि यही वो सरस्वती नदी है जो पाताल को तोड़कर वापस आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा लाइमस्टोन का एक पैटर्न है। ये जो मैंने डिस्कवरी किया, पूरा वो लाइमस्टोन का ही पैच है। ओके। है ना? और ये भी नहीं कि इतना हमने फिर उसका हिंदुस्तान में भी, आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के बेलम केव्स करके है, वो भी काफी लंबी 3-4-5 कई जलधाराएं जमीन के अंदर पाई जाती हैं जो लाइमस्टोन कैरेक्टर की कैविटी बनाते हुए जाती हैं। आपका शिलांग में है, शिलांग में है इस तरह की जल, और ये जाकर नदियों में मिलती हैं या समुद्रों में मिलती हैं? मोस्टली समुद्र में मिलती हैं या कहीं नदी मिल जाती है, पे मिलती हैं। तो समुद्र में जैसे अमेरिका में तो 600-700 किलोमीटर लंबी इस तरह की जलधारा जो सबटरेनियन, इसको हम लोग सबटरेनियन फ्लो बोलते हैं। ये जो नई सरस्वती का आपने खोज की है तो काफी इंटरेस्टिंग है एक तरह से देखा जाए। नहीं, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई आखिर के इलाहाबाद में ये पानी आ कहाँ से रहा। भाई हमारे पूर्वज लोग इतने मूर्ख तो नहीं थे कि जो कि इतना डिटेल में तो नहीं लिखा जाता। अगर डेजर्ट पीरियड में भी वहां पर पानी आ रहा था, भाई जब गंगा यमुना भी सूख गई थी तब भी वहां पानी आ रहा था, तो वहां पर पानी आ रहा था। तो इसका मतलब, इसको एक बार आप समझा दें फिर से। डेजर्ट पीरियड, जैसे आप कह रहे हैं कि भौगोलिक चेंज हुआ, एक नदी सूख गई जो गंगा यमुना से बड़ी थी, जिसका नाम सरस्वती था। नहीं, देखिए, तो क्या गंगा यमुना में पानी कम हो गया था उस समय? सुनिए, मैंने जो बात करी कि 4500-5000 के बीच में एक मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब पृथ्वी का उलट पुलट होना हुआ, ठीक है ना? वो तो हो गया, जिसमें कि सरस्वती नदी जो खत्म होना था खत्म हो गई, या जो भी वो होना था हो गई।
उसके बाद क्या हुआ कि डेजर्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। डेजर्ट पीरियड का मतलब होना कि बरसात होना बंद हो गया। अच्छा। हाँ, बरसात होए भी तो बहुत नॉमिनल बरसात, ज़्यादा बरसात नहीं। ये स्थिति हो गई कि गंगा यमुना का भी पानी कम होने लगा, कम हो गया, खत्म टाइप का हो गया। लेकिन इलाहाबाद में फिर भी पानी मिलता पानी रहा। निकल रहा था। तो लोगों ने ये प्रज्यूम किया ना कि भाई पानी यहाँ से तो ये पाताल लोक से आती है। तो धार्मिक कहानियां उसमें जुड़ गई। भाई और धार्मिक कहानियां तो ये ना कि भाई तीसरी नदी पाताल लोक से आती है ना। तो पाताल लोक में तो पूरा मैग्मा रहता है, पूरा जल जाए आदमी, है ना। लेकिन पानी तो आ रहा है, तो पानी आ कहाँ से? पानी आ कहाँ से? तो आपकी खोज ये साबित करती है वो पानी छतरपुर के आसपास से गुजरते हुए, निकलते हुए, लाइमस्टोन की कैविटी के माध्यम से एक लीनियर लाइन पे चलते हुए सीधे प्रयागराज तक पहुंचती है। अभी मैंने पिछले महीने, मतलब पिछले 2-3 महीना पहले जून में, जहाँ से पानी निकलता है वहाँ भी पहुँच गया। पंडा झीर करके नाम एक ट्राइबल गांव है। अच्छा। वहाँ से पानी निकलते हुए मैंने देख लिया। वो निकलता है, थोड़ा दूर जा करके दिखाई देना बंद हो जाता है। वो उसके पास में ही ये अपना पाताल गंगा। जी, पाताल गंगा। उसी पे मैं आना चाह रहा था क्योंकि कई ऐसे नाम आप ले रहे हैं जो हम सब लोगों को पता भी हैं, और कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमें नहीं पता है। आपकी जो रिसर्च है उन नामों को जोड़े, जैसे भीमकुंड का नाम हमें पता था क्योंकि एक रमणीक स्थल भी है, धार्मिक महत्व भी उसका है। आपने अर्जुन कुंड का नाम लिया, पाताल गंगा का नाम लिया, गुप्त गोदावरी का नाम लिया। तो एक बार अगर आप सबको समझा सके कि वो ये स्टार्ट कहाँ से होता है और प्रयागराज तक ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ये साबित करते हैं कि ये उसी जलधारा की बात हो रही जो आधुनिक सरस्वती हो सकती है। देखिए, अगर आप पाताल गंगा की बात करें तो पाताल गंगा में अगर आप जाना चाहें तो ऊपर मुश्किल से आपको 5 फीट एक होल दिखेगा। जी जी, है ना, मैंने तस्वीरों में देखा है। हाँ, उसमें सीढ़ी से आप उतरिए और उसके अंदर आप चलते जाइए। मतलब सीधा रास्ता नहीं है, पूरा गुफाएं हैं। और पूरा जानकार आदमी के लिए, क्योंकि गुफाएं जो होती है ना वो कई तरफ जाती हैं, बड़ा खतरनाक भी होता है। आप उलझ गए तो उसी में एक से एक दूसरे घूमते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो उस तरह से उसमें करीब 1 किलोमीटर अंदर चले जाइए। अब आप अंदर चले जाएंगे तो एकदम पूरा आपको समुद्र दिखेगा। अच्छा। मतलब जितनी दूर आपकी नज़र, हम तो बहुत बड़े बड़े टार्च लेकर के भी गए हैं, लेकिन आपको पानी एकदम अथाह पानी मिलेगा। अर्जुन कुंड तो मुश्किल से 50 मीटर अंदर जाने पर ही आपको पूरा। हाँ, मैंने आपकी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे वही पता चला कि इसका जो जब आप ये खोज किए पाताल गंगा में, आप जब पहली बार गए, वो आपका अनुभव क्या था? वो कुछ अलग था? अगर उसको नहीं, देखिए, अगर इसकी कहानी में अगर आप जाएं तो एक्चुअली हम काम कर रहे थे जब वहाँ पे, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट होता, हम लोग एक टोमोग्राफी का इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो वो बड़ा अपसेट रीडिंग देने लगा। अच्छा, ये बात कहाँ की है? ये वहीं पास में ही, वही पास में एक सड़वा गांव है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सड़वा गांव में सर्वे कर रहे थे, जल पानी के स्तर को पता कर रहे थे, और उस समय आपका मशीन काम करना बंद नहीं किया। बड़ा इरेटिक रीडिंग दे रहा था। मतलब इन जनरल जैसे आपको 5 आ रहा है तो 5 दोबारा भी 5 ही आना चाहिए, 10 आ रहा तो 10 आना चाहिए। वो कभी 5 आए तो कभी 500 आए, कभी दिमाग खरा जाए। दूसरी जगह फिर उसको लगा के देखें तो वो बिल्कुल सही आए। तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज था। उस चक्कर में हम लोगों ने बात किया किसी से, तो पता चला कि साहब एक केव है यहाँ पे, सड़वा केव, उसमें एक पंडित जी रहते हैं। हमारा एक बंदा गया देखने उसमें। तो हम लोग उस केव में जब गए तो हमारे साथ कुछ लड़के भी वहाँ के लोकल जो ट्राइबल काम कर रहे थे वो लोग भी थे। तो बोले कि साहब ये तो कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग पहली बार में तो 1 किलोमीटर लंबी केव के अंदर चले गए थे। लेकिन वो बोले साहब ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से जाइए थे, ये पाताल गंगा में तो आप चलते जाइए पूरा समुद्र दिखेगा। तो फिर मैं उन लोगों को ले करके वो उस केव में जाने के लिए, उस समय उन लोगों ने टायर जला के, पहले जाते रहे होंगे तो उनकी आदत, टायर जो साइकिल वाला नहीं होता, उसको टायर जला कर मसाल के रूप में ले करके आगे चल। वो जो मैंने जो तस्वीरें देखी वो तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 फीट बाई
5 फीट की एक छोटी सी एंट्री पॉइंट बिल्कुल एकदम बहुत छोटा सा बहुत होल। छोटा सा। लेकिन और जब आपको आप कहना है अंदर किलोमीटर लंबा जगह अरे है, अंदर जाएंगे तो फिर तो कई मतलब कई कई केस ब्रांचेज हैं। हैं उसकी अच्छा, पूरा मतलब और बरसात में तो काफी ऊपर हो आ जाता है पानी का लेवल उसका। अच्छा। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाए, जैसे भी मैं जून में गया था, तो कम से कम आपको 700-800 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी दिखना शुरू होगा। और वो पानी आप कह रहे हैं उसमें बड़े टॉर्च के माध्यम से भी आपने देखा, उसका छोर नहीं पता चला? नहीं पता चलेगा, बहुत दूर में बता रहे हैं कि वो तो पूरी लाइमस्टोन की कैविटीज हैं सब पूरा, कई किलोमीटर में फैली हुई हैं, कई किलोमीटर में, बहुत इसीलिए शायद ज्यादा। उसे पाताल गंगा कहते हैं। हाँ, पाताल गंगा, इसीलिए लोगों ने उसका नाम रखा होगा पाताल गंगा। और ये उसी लाइन पे है जो आपकी खोज बिल्कुल, शुरू हुई हाँ, भीमकुंड से? वही तो मैं बताया कि पहले मेरे सब, लेकिन जब वो लिनियामेंट मेरे को दिखा, जब जिस पे काम कर रहा था मैं कि भाई आखिरकार पानी जा कहाँ रहा है, उस पे जब मैंने देखना शुरू किया, तो ये अर्जुन कुंड, पाताल गंगा, भीम कुंड और पांडव फाल, गुप्त गोदावरी, ये सब उसी लाइन पर, ये उसी लाइन पे है। और यही वो नई सरस्वती की खोज आपने की जी, जो जाकर, ये नई सरस्वती नहीं, मतलब मैंने एक तरह से ये कहा कि भाई कि ये जो इलाहाबाद में जो पानी आ रहा है, ये वही वो पानी है। ये पानी आ रहा है, वो नदी है, लेकिन ये ग्राउंड वाटर बेस्ड नदी है, सबटरेनियन फ्लो इसको हम लोग बोलते हैं, सबटरेनियन फ्लो बोलते हैं। हाँ, लाइमस्टोन फॉर्मेशन के थ्रू ये सबटरेनियन फ्लो जा रहा है। केवल यही नहीं, अगर आप उसका एलिवेशन देखें ना, तो एलिवेशन अगर हम स्टार्ट करें भीमकुंड की, जहाँ से बात कर रहे हैं, या अर्जुन कुंड की, तो 400 मीटर, 430 मीटर के आसपास है। अच्छा। और इलाहाबाद का एलिवेशन 100 मीटर है। ओके। तो पानी फ्लो, तो ढलान भी ऐसा है कि हाँ, ये दक्षिण से पूरा उत्तर की तरफ है। हाँ, मतलब कि पानी तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही जाएगा, तो 400 से 100 की तरफ ही जाएगा ना। तो ये नदी का फ्लो जो सबटरेनियन फ्लो है, वो उधर से ही जाएगा ना। ओके, ओके जी। तो जो हमारे पूर्वजों ने जिस नदी को सरस्वती समझा, एक्चुअली वो जमीन के नीचे बहने वाली एक नदी थी। जी जी। जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास से शुरू होकर ग्राउंड वाटर को लेते हुए प्रयागराज तक जाती होगी। उस दौर के लोगों ने जब सरस्वती लुप्त हो गई तो उसे समझा कि जमीन से निकला हुआ एक पानी है, और ये वही सरस्वती नदी है जो कभी हरियाणा से बहती थी। तो मतलब मिथोलॉजी और साइंस का एक छोटा सा मिक्सचर, हाँ, जो लोगों को अलग अनुभव दिया, और उस अनुभव के कारण उसे सरस्वती समझ लिया गया होगा। हाँ, स्वाभाविक है भाई, पानी वहां निकल रहा था, पानी निकला होगा, तभी तो जो हमारे सनातन या हमारे जो धर्म में है कि ग्रंथ में कि भाई पाताल लोक से आती है सरस्वती, तीसरी नदी जो है, तो ये पाताल की नदी वही थी पाताल से आती है, जरूर पाताल से ही आती है भाई, सबटरेनियन फ्लो तो पाताल से ही पानी आ रहा है ना। और इसकी खोज 2012 में हुई। नहीं, 2012 में तो हमने स्टार्ट किया। हाँ। इसको प्रूव करते करते हमको 2019-20 हो गया। अच्छा, ये तो बहुत रिसेंट का सर्वे खोज है एकदम। हाँ। इसको लेकर फिर आपने जब ये बातें रखी होंगी अलग अलग दौर में, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि हमारे देश में सरस्वती के नाम पर बहुत राजनीति भी होती है। जिससे भी मैंने जहाँ भी, हमें तो कम से कम 50-100 जगह इसका हर लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ जगहों से मेरे को अवार्ड भी, इससे जुड़ा हुआ कोई अवार्ड भी आपको मिला है? इसके बारे में हाँ, क्या था अवार्ड? वो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो सबसे बड़ा होता है, उसका भी मेरे को इस पे अवार्ड मिला है। कि आपने एक ऐसे जल स्रोत को, हाँ, एक और सवाल है मेरे मन में, बहुत तरह कंफ्यूजन, बहुत बड़े साइंटिस्टों को, जो सरस्वती नदी के ऊपर एक हमारे यश दास साहब थे, जो उन्होंने पूरा इस सरस्वती का नदी का एक रिव्यू किया था। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, तो बोले यार सुभाष सिंह, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। ये दिमाग में मेरे हमेशा ही बना रहता था कि आखिर क्या रे भाई, हमारे लोगों को तो दिमाग में है कि गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर है, लेकिन कहीं कोई एविडेंस नहीं, कहीं कोई बात नहीं कि भाई यहाँ पर क्यों ऐसा माना गया। ये मान्यता कहाँ से आई? मान्यता आई कहाँ से? क्योंकि इतनी पुख्ता मान्यता थी। पुख्ता मान्यता भाई कि आज भी मान्यता है, आज भी बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। तो पहली बार उस जल स्रोत का पता लगाने का जो आपका दौर रहा, वो 2012 से शुरू हुआ और 2019 तक। हाँ, मतलब 2012 में तो मैंने वहां पर गया, भीमकुंड तो मैं पहले से गया था, लेकिन जो काम करने का सिलसिला चालू हुआ आने वाले समय में सर वहां पर भी पर्यटन काफी बढ़ेगा, जैसा आपने बताया है। बता तो रहा हूँ कि ये अर्जुन कुंड और भीमकुंड तो कई लोग जानते थे, ये सड़वा केव्स और ये पाताल गंगा, इन सब चीज़ों पर तो मतलब 2017 के बाद से मैंने जब पब्लिश किया,
तो अब तो वहां पर मेला टाइप लगने लगा। हाँ, ये परिस्थिति को हाँ, चैलेंज हो सकता है जी इससे। हम जी, हम पर्यटन बहुत सेंसिटिव बहुत नहीं नहीं, है। मेरा रिकमेंडेशन भी है अभी, इस पे चल भी रहा काम। हम्म। एमपी टूरिज्म गवर्नमेंट ने मेरे को बुलाया भी था, हम्म। इसको डेवलप करने का सब चल रहा है। जस्ट मैं समझना चाहूँगा, जब आपने इतनी बड़ी खोज की जिसके लेके हम सब चूँकि भारतीय हैं, हमारी कुछ मान्यताएं भी हैं, हमारे कुछ पूर्वाग्रह भी हैं, और कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, और कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसीलिए सरकार शायद इतने पैसे खर्च कर रही थी सरस्वती नदी की खोज में भी। कई ट्रस्ट बने, कई चीज़ें बने। जब आप इस तरह का खोज करते हैं और आप बताते हैं कि सत्यता ये नहीं ये है, हरियाणा में वाली नदी तो नहीं मिलेगी आपको, या मिलेगी तो उसके क्योंकि अवशेष ही मिलेंगे, एक नई नदी मिलती है, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या प्रतिक्रिया थी? भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? और साइंटिफिक बिरादरी में क्या प्रतिक्रिया थी नहीं इसको लेके? देखिए, जहाँ तक ओरिजिनल सरस्वती जिसको हम बोलते हैं, उसके तो लुप्त हो गए कुछ में, उसके एविडेंसेस जो मिले हैं, है ना, राजस्थान में भी मिले हैं, कुछ जगह पर मीठा पानी मिलता है, हरियाणा में तो चल ही रहा है। तो इन सबों पर वो सैटेलाइट इमेज में ना, जैसे जो मैंने अपने लिनियामेंट की बात करी, वो भी सैटेलाइट इमेज से ही मैंने जो, क्योंकि बिना डाटा के तो हम कुछ बोलेंगे तो कोई मानने के लिए, खाली हम ऐसे बोलते रहते। अगर वो गूगल इमेज नहीं रहता तो कोई थोड़ी मानता, किसको किसको बताते फिरते रहते यार ये यहाँ पर है। अब तो आप गूगल इमेज पर डालिए, ये 3 नाम डालिए, वो पूरा एकदम एक लाइन सब दिखा देगा। भाई आपको तो नाम डालना है केवल, भाई भीमकुंड डाल दीजिए, विंध्य चित्रकूट डाल दीजिए, प्रयाग डाल दीजिए, तीनों डाल दीजिए, देखिए उसमें आपको खुद ही एक लाइन दिखेगा कि यार ये लाइन अलग क्यों है। उसी तरह से जो हरियाणा वाली है वो इमेज में ही दिख रहा है। पैलियो चैनल उसको हम लोग बोलते हैं, पैलियो चैनल। हाँ, वो सरस्वती नदी का पैलियो चैनल है वो। जैसे नदी विलुप्त जब होती है तो उसमें फिर डिपोजिशन हो जाता है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे राग की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होगा, अलग हो जाता है ना। तो वो जो सैटेलाइट इमेज जब बोलेगा तो वो अलग ही उसका टेक्सचर आता है। मुझे ये, मैं साइंटिफिक बातें तो हुई सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे जब मतलब लोगों की मान्यताओं को आप एक तरह से चुनौती देते हैं, एक तरह से उसको उस पर क्वेश्चन करते हैं, तो आप बहुत लोगों को बताए होंगे, अलग अलग मान्यताओं के लोग भी मिले होंगे, तो इस खोज से पुरातत्व की जो अवधारणाएं हैं, जो हमारे इतिहास की अवधारणाएं सरस्वती नदी लेके, उसमें कोई अलग अनुभव आपको हुआ? किसी ने आपको टोका कि नहीं ये नहीं, गलत है, आप नहीं, गलत बोल रहे मैं हैं? आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने को आज तक किसी ने मेरी बात को गलत काट ही नहीं सका, क्योंकि मैंने बहुत सारे, ये तो अब अगर प्रेजेंटेशन टाइप का रहे तो मैं उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बोलने में थोड़ा साइंटिस्ट लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझाएं, प्रेजेंटेशन सरल भाषा होता में है ना, हम लोग क्या है कि समझाएं। आजकल वो हैबिचुएट हो गए हैं कि पीपीटी बना लिया, उसमें चल रहा है और लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मतलब ज़्यादा क्लियर होंगी, उससे क्लियर होती हैं। हम चाहेंगे तो कि आपके माध्यम से कुछ तस्वीरों को अपने इस पॉडकास्ट में भी दर्शकों को दिखा सकें, तो उससे क्या है कि नहीं, मैंने बहुत तरीके से इसको प्रूफ किया है उसको ना, नॉट ओनली दैट, बहुत तरीके, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि जो आप सुने होंगे कि 90s के दशक में बुंदेलखंड से बहुत ज़्यादा पलायन होता था, क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में पानी के लिए दिक्कत हो जाती थी। तो इसीलिए कि चूंकि नीचे सबटरेनियन फ्लो है, अब किधर से भी ग्राउंड वाटर आएगा फ्लो तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो जो एक्विफर है वो बहुत जल्दी डिसैचुरेट हो जाता था। इसी चीज़ के लेके मैंने आपके एक प्रेजेंटेशन में देखा भी था, आपने बताया था कि केन का पानी बरसात खत्म होते रॉक्स दिखने लगते हैं, तो ये क्या उसी से जुड़ा हुआ है? नहीं देखिए, ये तो मैंने आपको जो बताया वो मैंने न्यूज़ कटिंग पिछले साल की अक्टूबर की एक थी कि नदी, ये तो वेल प्रूव्ड है। ये तो जो केन नदी है, जो केन नदी है आपका पन्ना में जिसका डिस्चार्ज है वो बांदा में जाके माइनस हो जाता है, जबकि रिवर हाइड्रोलॉजी ये बोलती है कि अगर यहाँ पर नदी की शुरुआत में, अगर नदी के यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में x+y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जैसे पन्ना में x है तो बांदा में जाके x माइनस हो जा रहा है, तो पानी कहाँ जा रहा है? इसमें बहुत विवाद हुआ था। एक चीफ इंजीनियर ने तो मेरे से इतना तक बोला, रहा सुभाष सिंह तुमने मेरा बहुत डाउट क्लियर कर दिया, ये CWC वाले मेरा इतना जान खाते थे इतना जान खाते थे कि एक ऐसा
क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब केन नदी में आप बता रहे हैं, केन नदी की केन शुरुआत नदी में का जितना भी पानी केन है नदी का भी पानी, काफी कुछ पानी जो वो है उसी केव में जा रहा है, उसी जो गुप्त सबटर्रेनियन फ्लो में जा रहा है, जिसे हम आज नई सरस्वती कह सकते हैं। नई सरस्वती कह सकते तो हैं, हो उसमें ये जा रहा है कि केन नदी उसके ऊपर से बहती है हाँ, और कहीं ना कहीं कुछ सिंक होल के माध्यम से कुछ पानी केन कुछ नदी का क्रैक्स पहुंचने वजह से के वो माध्यम से पानी, उस केन का भी पानी उस जमीन में चला जा रहा है जल और उस जा, चूना पत्थरों के अंदर बनी हाँ हुई उस गुफाओं बिल्कुल से होते बिल्कुल हुए फैक्ट है, वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये तो न्यूज कटिंग पिछले साल के मैंने बताया ना कि वो पेपर में आया कि अभी बरसात खत्म नहीं हुई और देखिए भाई नदी सूखने लगी। तो ये तो मतलब ये कारण है। अच्छा बहुत सर, अगर बुंदेलखंड में इतने बड़े पानी के सोर्स का पता लग चुका है और आप तो मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट रहे, तो क्या आने वाले समय में अक्सर हम बुंदेलखंड में आज भी समस्याएं देखते हैं, जैसे मराठवाड़ा में तो सूखा पड़ता है तो हम सब उसको देखने लगते हैं, वो दिखने लगता है, अलग तरीके से दिखता है उसका सूखा। बुंदेलखंड का सूखा तस्वीरों में तो नहीं दिखता है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी उतनी ही है। क्या भविष्य में कभी उस पानी जल स्रोत का उपयोग हम कर पाएंगे वहाँ के पानी देखिए, शोषण दूर करने के लिए? अब जब से डीप ड्रिलिंग आया है ना, तब से बुंदेलखंड की परिस्थितियां बदल गई हैं, बदल गई हैं। पहले मराठवाड़ा की परिस्थितियां जो पहले थी आज भी है, क्योंकि वहाँ की जियोलॉजी जो है बेसाल्ट की है। यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में फ्रैक्चर्स भी होते हैं, तो पानी मिल जाता है काम चलने के लिए, यहाँ पानी मिल जाता है। पहले दिक्कत थी, पहले जब खाली कुओं पर ही आदमी की निर्भरता रहती थी तो बुंदेलखंड का पानी बहुत जल्दी सूख जाता था, कम हो जाता है, इसी सब ट्रेंड फ्लो की वजह से। ओके, कि काफी पानी, तो आपने एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण सवाल को भी हल किया सरस्वती नदी की खोज के साथ साथ, कि बुंदेलखंड में पानी की कमी अगर बरसात होती तो जल जाता कहाँ है? भाई बरसात बुंदेलखंड में तो बरसात के समय में ना आप लोटे से कुएं का पानी निकाल के नहा लीजिए, इतना ऊपर पानी आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते मार्च तक खत्म हो जाता है, कुएं सूख जाएंगे। और इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि उसी लाइमस्टोन केव के नहीं, वो ही ना, अब भाई देखिए ग्राउंड वाटर फ्लो जो होता है ना बहुत स्लो चलता है ना, लेकिन अगर उसको कोई कंड्यूट टाइप, पाइप टाइप की चीजें मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। ये बहुत तो जो जब पानी का स्पीड बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है, कुएं वाला पानी है, वो जल्दी खाली होगा। तो इसलिए ये कारण हुआ कि छतरपुर से लाइमस्टोन का जो चैनल बन रहा है, जो प्रयागराज तक जा रहा है, जो नीचे एक तरह से एक कैविटी बनी हुई है, जो सबटर्रेनियन फ्लो है, वो ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म करता है। अनकन्फाइंड एक्वीफर, मतलब ऊपर वाले जो एक्वीफर के पानी है ना, वो उसमें स्पीड उसकी बढ़ जाती है और पानी की जल्दी कमी होने का कारण यही हो रहा है। जो ऊपर वाला एक्वीफर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साइंटिफिक बातें तो काफ़ी हुई सर। धार्मिक दृष्टिकोण से आपको लगता है कि क्या आने वाले समय में वहाँ पे ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं बढ़ेंगी, लोग सरस्वती नदी की पूजा प्रार्थना के लिए उधर बढ़ेंगे? देखिए, आपको क्या लगता है? देखिए आप को मैं बताऊं, आप बागेश्वर बाबा का नाम सुने होंगे। जी। हमको 2-3 बार वो बुला चुके। अच्छा। मैं तो गए, लेकिन इतना टाइम लगता है मेरे को, उनका भी सब अच्छा, हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा। है ना। और जहाँ तक भाई बात है, वो तो सत्यता जो है वो तो सत्यता है, हाइपोथेसिस है हमारी, ये मेरी एक परिकल्पना है कि भाई ये चीज़ें हैं। भाई जब किसी ने बोला था कि भाई पृथ्वी घूमती है तो उसको फांसी की सजा दे दी गई थी, मालूम है ना कहानी? जी। तो ये तो हर एक आदमी की अपनी एक परिकल्पना होती है ना। मैंने जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, सब बातें हैं, उसको एक बेस बना करके ये एक मैंने अपने हाइपोथेसिस डेवलप करी है कि भाई जब डेजर्ट पीरियड आ गया, नदियों में पानी खत्म हो गया और यहाँ पर लोगों ने पानी देखा, तो ये जो सबटर्रेनियन फ्लो था वो वहाँ पर निकलता है। मतलब फिर भी मैं समझ, हमने बागेश्वर बाबा की बात किया तो मैं उनका भी समझता हूँ, उनका क्या डिमांड था, वो आपसे क्या जानना चाहते थे? वो चाह रहे थे कि भी इसको डेवलप करें, अपनी इस इलाके को डेवलप किया। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ये खोज तो साधारण नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मतलब जब धर्म का जब मुद्दा बनता है, धर्म, तो क्या लोग वैज्ञानिक पहलू को नजरअंदाज कर देंगे जो आपने खोजा वहाँ पे? मतलब लोगों की मान्यताएं बदल पाएंगी? वो सरस्वती नदी और ये सरस्वती नदी दो अलग नदियां हैं। अब देखिए, बदलें न बदलें वो तो अलग अलग बात होती है, लेकिन सच्चाई यही है
कि भाई चाहे वो, भाई बात तो ये ना कि पाताल लोक की नदी है वो, हाँ, नदी तो मिल गई। नदी पाताल लोक से आती है वो, यही यही है ना। ये है, हाँ। तो पाताल लोक से, ये तो जो हम बोल रहे हैं इसको पाताल लोक ही बोलते हैं, सबटरेनियन फ्लो को पाताल से ही आ रही है ना। हम उसमें कोई इंटरफेरेंस तो कर नहीं रहे हैं कि भाई पाताल से नहीं आ रही है, पानी तो आ रहा है ना। अब वो सरस्वती से आ रहा है या ये दूसरी सरस्वती सस्ती से आ रहा है, ये अलग बात है। लेकिन इलाहाबाद में जो पानी आ रहा है है। तीसरी नदी, वो ये सबटरेनियन फ्लो से मतलब ये प्रूफ तो हो रहा है कि पानी तो इलाहाबाद में आ रहा है। नहीं, उसके और उसके प्रूफ हैं, उसके जैसे प्रमाण आपने दिए। रिवर गेजिंग होती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि गंगा यमुना का पानी आया तो प्लस, अगर x प्लस वाई है तो बाहर भी x प्लस वाई आएगा, लेकिन वहां पर बाहर x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो जेड जो आ रहा है, जेड आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? वो ये छतरपुर से होता हुआ, भाई तीसरी नदी, चूना पत्थरों के नदियों से होते हुए। इतना ये सब चीजें तो आदमी इतने साल में प्रूफ कर लिया कि भाई पानी आ रहा कि नहीं। तो ये सब तो बोल देते ना कि अरे यार ये नहीं आती, ये तो खाली कहने की बात है। तो मैं इस अगले पॉडकास्ट अगले चरण पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बस एक बार बता दूं कि जिस सरस्वती नदी की ये बात हो रही थी, ये सरस्वती नदी मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास के इलाकों से होते हुए ज़मीन के अंदर से, एक ज़मीन के अंदर बहने वाली एक नदी है, जो चूना पत्थरों के जो कैविटीज़ हैं, जिसको जो एक तरह चूना पत्थरों के अंदर जो गुफाएं बन गई हैं, उनके माध्यम से बहते हुए और कई जगह प्रमाण देते हुए, चाहे वो भीम कुंड हो, अर्जुन कुंड हो, पाताल गंगा हो, गुप्त गोदावरी हो, होकर जाकर एक तरह से प्रयाग में मिलती है। तो उस दौर के लोगों ने जो पानी का फ्लो उस समय वहाँ महसूस किया होगा, आज साइंटिफिक रूप से डॉक्टर सुभाष ने वो प्रूफ किया कि वो नदी यहाँ से बहती है, ना कि वो हरियाणा वाली नदी है। बिल्कुल सही कहा। इन सब से आगे बढ़ते सर, बड़ा कठिन सवाल आप लोग पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ाई क्या किया एक्चुअली? मतलब कैसे आपका रुझान इसकी तरफ आया? देखिए एक्चुअली आपके बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए साहब, मैं तो बेसिकली बिल्कुल एकदम गांव से रहने वाला आदमी था। हमारे पिताजी थोड़े से पॉलिटिकल में उसमें थे, ब्लॉक प्रमुख वगैरह थे, तो पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल नहीं था। लेकिन मैं पता नहीं, शुरू से पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट लगा रहता था। तो मैंने बनारस पास में था, अच्छा, BHU, तो वहाँ पर एडमिशन करा लिया, पढ़ते गए। तो एक विषय होता है जियोफिजिक्स। हाँ, वो हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर पढ़ाई जाती है, 5-7 जगह ही पढ़ाई जाती है। जैसे BHU में पढ़ाई जाती है, IIT खड़गपुर में, ISM धनबाद में, और IIT रुड़की में, और अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने भी शायद स्टार्ट कर लिया जियोफिजिक्स, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ही 7-8 जगह। मूलतः क्या पढ़ाई होती है? क्या ये जैसे एक BSc तक, ये जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं होता, ये पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, ये पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अगर आप BSc करके जा रहे हैं तो आपको 3 साल का MSc टेक डिग्री मिलेगा। अगर आप BTech करके जा रहे हैं तो MTech की 2 साल बाद 6 साल का मतलब टोटल कोर्स होता है। और इस सब्जेक्ट का जो मेन कार्य होता है, जमीन के नीचे क्या क्या चीज़ है। जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम की खोज करते हैं, अलग अलग धातुओं की खोज करते हैं, अलग अलग धातुओं की खोज करते हैं। तो कैसे करते हैं? वो जियोफिजिक्स के साइंटिस्ट ही होते हैं जो हाँ, खोज करते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो जियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी तो मदर अर्थ जिसको बोलते हैं साइंस का, अगर अर्थ साइंस में जियोलॉजी हो गया मेन। अब उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब के लिए तो जियोफिजिक्स जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, कि जैसे जमीन के नीचे करंट भेजना, उसके पैरामीटर्स रिकॉर्ड करना, या सेस्मिक एनर्जी भेजना, है ना, इलास्टिसिटी हैमरिंग करना, वाइब्रेशन पैदा करना, वो सब सारी चीज़ों को कई तरह की काफ़ी मतलब जमीन के नीचे की स्टडी करने के लिए तकनीकी रूप से जमीन के नीचे जो गणना करते हैं, जो मशीनरी गणना करते हैं, वो जियोफिजिक्स में ये काम करने वाले अधिकतम लोग तो पेट्रोलियम खोज, महंगे धातु खोज में निकल जाते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे बैच में, आप पानी की खोज में कैसे निकल गए जिसके कोई वैल्यू नहीं था? नहीं, संजोग क्या मैं बताऊं, मैं संजोग ऐसा था कि हम लोग गाँव वाले थे, शादी वादी पहले हो गई थी, तो नौकरी की जरूरत थी। तो भारत सरकार में तुरंत नौकरी मिल गई, निकला था पोस्ट। तो मैं सोचा कौन इंतजार करेगा, चलो चलते हैं, इधर ही चलते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया भारत सरकार में, तो
जो पहले सुनता था कि ओएनजीसी में जाएंगे तो इतना दिन बाहर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो तो फील्ड में ही काम करना। यहाँ अच्छा लगा तो मेरे को मन लग गया एक तरह से कहें। नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज हाँ। के साथ आप रहे, क्योंकि आप जियो फिजिक्स पढ़ने वाले ना मैक्सिमम 99% बता रहे हैं ना पेट्रोलियम में ही कार्य करते हैं। क्योंकि वहाँ पेट्रोल पैसा पैसा ज़्यादा है, मिनरल्स में। ये पानी उनी में बहुत Interest रेयर नहीं करते हैं, लोग लेकिन ये काम होते हैं, जैसे हमारे हाथ में लिखा रहा होगा कि तो जियो फिजिक्स के लोग कम हैं। मुझे लगता है जी। कि नगर निगम द्वारा जो सूचना पट और दीवालों पर लिखवा दिया था जल ही जीवन है, अगर सरकार ध्यान दे तो शायद कुछ महत्वपूर्ण खोज भी हो सकती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, देखिए पानी जो है ना, आपसे बताएं कि सीजनल टाइप का बिजनेस है ना। अभी गर्मियों में कितना हाहाकार था, जी, अभी आप देख रहे हैं कितनी पानी से परेशानी हो रही है ना। तो आदमी भूल जाता है, फिर अब आपको मार्च तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो याद नहीं रहेगा हमें। फिर याद है, फिर मार्च में जब पानी कमी शुरू होना हाहाकार मचेगी तो फिर जून तक ज्यादा ज्यादा टेंशन में जाएंगे, अरे करना है। फिर जैसे ही बरसात शुरू हो गई फिर हम भूल जाते आप हैं। भूल गए। तो यही कारण है, इसलिए इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आज एक जियोफिजिस्ट जो हमारे साथ हैं, तो चूंकि हम लोग शहरों के निवासी हो गए हैं, गांव छोड़ आए हैं बहुत पहले, कुछ आजीविका की तलाश में, कुछ और कारणों से आज हम शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। पर इन शहरों में जो पानी की समस्या को देखते हैं सर, वो और भयावह लगती है। मतलब अगर मैं बात करूं बेंगलोर की, मैं आईटी फील्ड से रहा हूं, वहाँ काम किया हूं। पढ़ने में आता है बहुत झीलों का शहर था, अब तो वहाँ कहीं झील बची नहीं है। टैंकरों का माफिया का पूरा राज है उस पूरे शहर में। और इवन दिल्ली में भी जब मैं देखता हूँ, आप देखते होंगे एक टैंकर में सैकड़ों पाइप पड़े रहते हैं, लोग मारा मारी कर रहे होते हैं इसी मार्च के महीने में, मार्च जून के महीने में। तो और ये जो गुड़गांव की डेवलपमेंट है, जो हम जिसको करोड़ों के फ्लैट देख रहे हैं, मतलब 100 करोड़ के फ्लैट यहाँ बिक रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है घुटनों तक पानी लग जाता है, फिर डार्क जोन डिक्लेयर हो जा रहा है। तो ये स्थिति बन कैसे रही है? अगर मैं आज के तात्कालिक मुद्दों को समझना चाहूँ आपको, देखिए पानी की जो तात्कालिक समस्या कहाँ से बन रही है? आपने बात करी बंगलोर से स्टार्ट करी, दिल्ली, गुड़गांव, सब सारी चीज़। देखिए हर एक चीज़ का जो है ना जड़ आदमी ही है। बंगलोर में लेक थी, आप जैसा बोल रहे हैं ना, लेक थी तो लेक कहाँ गई? लेक को तो हम ही ने ख़त्म किया ना। लेक हमने ख़त्म करके वहाँ मल्टी स्टोरीड बना दी, जहाँ पर अगर मान लीजिए केवल घर एक बनता, 2-4 लोग रहते, वहाँ मल्टी स्टोरीड खड़ा कर दी, वहाँ पर हजारों लोग रह रहे हैं, तो हर एक आदमी को पानी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब ग्राउंड वाटर का जब से रिचार्ज नहीं होगा, है ना, आप रिचार्ज के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, सारा का सारा कंक्रीट कर दे रहे हैं। कोई भी जरा सा छोड़ता है, मिट्टी पैर में मिट्टी लग जाएगा यार, तो उसको कंक्रीटाइज कर दे रहे हैं। पूरा एक सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर पूरा पानी अंदर रिचार्ज हो नहीं रहा, फ्लो होकर के वेस्ट हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि क्राइसिस तो होनी ही होनी है। दिल्ली तो कम से कम यमुना का फ्लड प्लेन है कि यहाँ पर रिचार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, मतलब बराबर होता रहता है। तो काफ़ी यहाँ पर वेल फील्ड इन्होंने बना रखे हैं, क्योंकि जो एक्यूफर गर्मियों में हम डिस्चार्ज मतलब डिसैचुरेट कर लेते हैं, वो बरसात होने के बाद वो फिर सैचुरेट हो जाता है। तो पानी उतनी स्कैर्सिटी नहीं दिख रही है, स्कैर्सिटी उतनी पीने के लिए नहीं आ रही है। तो ये चीज़ है। अब जो आपने गुड़गांव की बात करी, गुड़गांव में क्या है कि जो पानी का सिस्टम होता है, जो देखिए पानी एक बालू वाली लेयर होती है, उसमें पानी होता है। अगर उसके ऊपर क्ले की लेयर आ गई, है ना, अगर जैसे गुड़गांव की आप बात कर रहे हैं कि अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं भी था, अगर वो उसके नीचे सैंडी लेयर होती तो पानी काफ़ी का पानी कुछ नीचे चला जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ पर ऊपर में क्ले है, ऊपर में क्ले है, फिर जाके सैंडी हुआ है। तो हमारे समझ से अगर अपन फ्यूचर में अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वहाँ पर रिचार्ज शाफ्ट बोलते हैं हम लोग, कि जो क्ले वाली लेयर हैं जितनी गहराई तक, उसको पंचर करके उसमें सैंड भर दिया जाए कि जो पानी उसके थ्रू एक्वीफर नीचे जा सके, तो वो जल्दी खाली हो जाएगा। नहीं तो स्लो जाएगा तो स्वाभाविक है कि
दिक्कत होगी, तो प्लान तो बनाना पड़ेगा इनको। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके से, और हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या कभी रही नहीं। लेकिन मैं अपने बचपन को देखता हूँ, आज देखता हूँ, तो आज मेरे गांव में भी पानी के टैंकर्स आते हैं, लोग आरओ वाटर खरीदते हैं। कारण उसका ये आ रहा है सर कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जबकि पानी की वहाँ लेवल कमी नहीं हुई है। आज भी बरसात में वहाँ पे 20 फीट पे पानी निकल जाता है नॉर्मली। इवन मैंने ऐसे बोरवेल भी नदी साइड देखे हैं जो अपने आप पानी फेंक रहे होते हैं बरसात के दिनों में। तो पानी की कमी तो नहीं है, पर जो पानी की गुणवत्ता का जो चैलेंज बढ़ रहा है उसको लेकर मतलब आप चूँकि इसी तरह के संस्था से जुड़े रहे, उसको लेकर क्या कर सकता है आज का मानव? अगर मैं अपने दर्शकों के माध्यम से हम लोग कुछ करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, और हमारे संस्थागत रूप से हमको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने आर्सेनिक वाली जो बात करी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर क्वालिटी की अगर अपन हम बात करें तो 2-3 वजह से खराब हो रही है। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो हम अपने डोमेस्टिक यूजेस या चैनलाइजेशन, मतलब नाइट्रेट पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, है ना। और तीसरा है जो दो तरह के, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है, एक जियोजेनिक होता है। एंथ्रोपोजेनिक जो होता है वो मतलब मानव द्वारा बनाया गया, क्रिएट किया गया पोल्यूशन। और जियोजेनिक जो होता है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो जो आर्सेनिक है या फ्लोराइड है, ये जो समस्याएं हैं, या आयरन है, ये सब रॉक्स में जो कंटेंट्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो ये जो आपका आर्सेनिक वाला है, आप जैसे जैसे बंगाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, गंगा के बेल्ट में एक पर्टिकुलर क्ले लेयर है, उसमें ये दिक्कत पड़ रही है। एक्चुअली क्ले लेयर में क्या होता है कि उसमें पानी तो बहुत होल्ड करती है, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं करती है ना। तो जो कंटेंट है वो उसी में फंसे हुए हैं। अगर वो निकल जाए तो बह के समुद्र में चला जाए, लेकिन वो उसी में फंसे हुए हैं। उसके जो आयंस होते हैं, इस तरह की चीजें आयंस होते हैं, जो ये सब जो भी कैटायन और एनायंस होते हैं ना, सब उस फॉर्म में होते हैं सब। तो उसकी वजह से ये आर्सेनिक की प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग प्रयासरत हैं कि कैसे उसको डिसैचुरेट करके ये अलग किया जाए। लेकिन अभी चूंकि वही है ना कि एक आपसे जब हम इस पॉडकास्ट में आए उससे पहले एक आपसे बात हुई कि आपने बोला पानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसमें जितना देते जाइए लोग उतना यूज़ करते जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली अभी मैं अटल भूजल योजना एक चल रही है भारत सरकार की, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की है। तो वो कुछ चुनिंदा राज्यों में एज ए मॉडल के रूप में काम कर रही है। मॉडल का रूप मतलब कि अभी तक जो अप्रोच होते थे, तो क्या जैसे कि गवर्नमेंट की योजना बन गई, वो नीचे लेवल तक पहुंचा दिए, ठीक है, कि भाई ये काम आपको करना है, ये रिचार्ज करना है, ये बनाना है, तो स्टाफ डैम बनाना है, तो दुनिया जहान जो भी करना है। ये जो अटल भूजल योजना है, इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम ये है कि ये गांव लेवल पे पहले वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना है। वाटर सिक्योरिटी प्लान होता है मतलब कि उस गांव में कितनी पानी की आवश्यकता है और हमारे पास पानी की उपलब्धता कितनी है ना। तो आप सोच रहे होंगे कैसे यार कैसे हम कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारे गांव के लिए कितना, हमारे गांव पंचायत के लिए कितना पानी की ज़रूरत है ना। तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से बनता है जैसे कि कितने आदमी हैं, कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं। जो एक तो ये सिस्टम हो गया, उसका गणना है। हर एक आदमी का कैलकुलेशन हो गया कि भाई इतना वाटर एक आदमी के लिए ज़रूरत है ना। जो मेन खर्चा होता है हमारा पानी एग्रीकल्चर में, तो हमारे पास कृषि का भी डाटा रहता है कि भाई इतना गेहूं लगाया, इतना ये फलाना फसल लगाया, इतना धान लगाया साल में, हर एक चीज़ का। तो हर एक क्रॉप का
वाटर रिक्वायरमेंट फिक्स है ना। तो उससे कैलकुलेशन बन जाता है कि हमारे गांव में कितने पानी की जरूरत है। ठीक है, जरूरत तो पता लग गई। अब उपलब्धता कितनी है, उपलब्धता के लिए भी हमको कैलकुलेशन जमाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे भाई कि हमारे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कितना हो रहा है, तो रिचार्ज का भी एक मैथमेटिक्स है। अच्छा। हाँ, वो सब कैलकुलेशन है कि किस तरह का फॉर्मेशन है, तो उसका स्पेसिफिक यील्ड कितना लेना, कितना रेनफॉल हो रहा है तो कितना रिचार्ज होता है तो ना। काफी इसकी गणनाएं हैं। गणनाएं हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आजकल तो कंप्यूटर के ज़माने में बड़ा फटाफट हो जाता है। कितना हमारे पास तालाब है, कितना हमारे पास स्टॉप डैम है, कितना कैनाल से पानी हमको मिल रहा है, सारी गणना हो गई। ठीक है ना। तो अब उसके आधार से हमको उपलब्धता हमारी पता चल गई, हमको कितनी आवश्यकता है उसकी पता चल गई। ठीक है। अब आ गया कि भाई इसको हमको बैलेंस कैसे करना है। भाई जैसे मान लीजिए आपके घर का खर्चा अपन चला रहे हैं, है ना, तो हमको 120 रुपये की ज़रूरत है, हमारे पास खर्चा, हमारी आमदनी जो है 100 रुपये ही है। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपये में अब दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक तो सप्लाई साइड, मतलब कि हम 20 रुपये के लिए और कहीं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें या कहीं पार्ट टाइम करना शुरू कर दें तो हमारा 20 रुपया बढ़ जाएगा। या दूसरा डिमांड साइड, डिमांड साइड में मतलब कि हम अपनी डिमांड कम कर लें। भाई 500 की शर्ट की जगह 400 पहन लेंगे, 2000 की जूते की जगह 1500 की पहन लेंगे, मतलब एक मैनेजमेंट करते हैं ना। उसी तरह से पानी में आ जाइए, पानी में भी वही व्यवस्था। अब जैसे हमको मान लीजिए हमको 20 लीटर की जरूरत है कि भाई हमको 120 की जरूरत है और हमारे पास 100 ही है, तो क्या करेंगे, सप्लाई साइड में कहीं एक आध तालाब और बनवा देंगे या कहीं स्टॉप डैम बनवा देंगे या कुछ बनवा देंगे, और नहीं तो इससे भी काम नहीं चलेगा। मैं आपके प्रश्न में जो आपने पूछा है ना कि यूज ज़्यादा करेंगे, उस पर आ रहा हूँ। तो अब डिमांड साइड में कैसे मैनेज करें कि जैसे किसानी में क्या है कि जैसे अगर गेहूं ही लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फसल लग पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर अब गेहूं की जगह कुछ में चना भी लगा दिए, कुछ में मसूर भी लगा दिए, तो आपको पानी दो फसल में कम, मतलब गेहूं में तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है, चना और मसूर में पानी कम लगेगा है ना, तो वो मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस ये होता है। अब जो बात रही कि सप्लाई साइड से जो भी हम पानी हम स्टॉप डैम बनवा दिए, तो क्या होता है, किसान तो जिसके पास पैसा, पंपिंग सेट लगा लिया, ये लगा लिया, वो खींच के जहाँ 2 फसल ले रहा था वहाँ 3 लेने लगेगा, तो एक जहाँ ले रहा था वहाँ 2 ले लेंगे, तो पानी तो ये समस्याएं हम हरियाणा पंजाब में देख रहे हैं। वहाँ किसान धान उगा रहे हैं जी, जिस कारण बहुत ज़्यादा पानी वो उसमें लगाना पड़ रहा है, जबकि धान तो वैसे ही सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब ये इन इलाकों की फसलें रही भी नहीं है मतलब पहले से, और ये यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसका मेन रीज़न ये हो रहा है कि उनको पानी की संघर्ष से गुजरना पड़ेगा आने वाले समय में। इन सब इलाकों में तो साहब वाटर लॉगिंग की भी स्थिति आने वाली है। अब तो देखे होंगे जहाँ पर कैनाल वाला एरिया है, वो ये भाखड़ा वगड़ा के इलाके में पूरा पानी, ज़मीन खराब हो रही है। तो ये सब बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। चूँकि हाँ, हम लोगों ने आपसे काफ़ी बात की, आपका काफ़ी समय लिया। मैं समझते समझते मतलब आखिरी समय में आखिरी कुछ सवालों में मैं समझना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण तो रही कि आपने एक नई सरस्वती की खोज की, आज हम उसे सरस्वती ही कह सकते हैं। इस खोज से अंत में मतलब ये समझना चाहूँगा कि सरस्वती इस खोज से अतीत को जानने का तो हमको अवसर मिलता है, अपने अतीत को समझ में आता है, उन सब उस दौर की चीज़ों को समझ में आता है, लेकिन क्या भविष्य के पानी के जो संकट है उसके लिए भी कोई रास्ता दिखता है इस तरह की खोजों से, इस तरह के आपके अनुभवों से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो चीज़ें हैं, पानी तो जा रहा है और मैंने देखा है कि बहुत जगह बोरिंग ड्रिलिंग करने पे बहुत अच्छे पानी मिलते हैं, बहुत लोग खुशहाल हैं उस इलाके में। लेकिन इसका पिन पॉइंटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जो मैंने लीनियर लाइन ड्रा कर दी तो वो लिनियामेंट नहीं हो गया, वो बहुत जिग जैग जा रहा है। तो आपका बोर उस पॉइंट पे अगर पड़ गया तब तो आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा।
गहराई पे मिल गया, मतलब तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है। लेकिन चूंकि जो हमने सबटरेनियन की फ्लो की बात करी, वो डीप में भी है, कहीं कहीं ऊपर में भी है, वो नीचे है, तो वो चीज़ एक अलग प्रोसेस में है। पानी तो जा रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था संभालना वो एक अलग चैलेंज है। तो मतलब हालांकि इसमें हम लोगों ने अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स तैयार किए कि भाई खाली अभी तो मेरी ये जो कुछ स्टडीज़ हैं जो अब एक रिटायर्ड आदमी जितना कर सकता है, या अब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इसकी डिटेलिंग करके बहुत सारा, और इसमें जियो टूरिज्म का भी सेगमेंट निकल के काफ़ी इस पे अब लोग को इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये नई सरस्वती नदी की खोज हुई है, ये उस इलाके को भी कुछ खुशहाली पहुंचाएगी। जियो टूरिज्म तो बहुत डेवलप हो रहा है, जियो टूरिज्म पे भी असर होगा, और जो जल की समस्याएं हैं कुछ हद तक उसका निदान भी मिल सकता है अगर हम सचेत तरीके से जल का उपयोग करें। जैसा आपने बताया कि जितना जरूरत है उतना ही पानी प्रयोग करें। बस पानी को एक लग्जरी ना बनाएं, बाथ टब में नहा रहे हैं, आप बाल्टी के पानी से नहा सकते हैं। बाल्टी के भी नहा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, पानी जितना आदमी, अगर आपके घर में पता चल जाए आपको कि भैया एक हफ्ते पानी नहीं आने वाला है, तो आप बहुत बचा के खर्च करेंगे। तो आपको सूचना आ जाती भाई इतने दिन सारे पानी, तो आप क्या करोगे, बाल्टी और मग्गे जो भी है सब में पानी भर के रख लेता है, और उसको बचा के एक हफ्ते तक यूज कर सकता है ना। तो वो तो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, जितना पानी मिलता है, अब आ रहा है, पानी फ्री का कमोडिटी है। पानी बन नहीं सकता, लेकिन हम ये नहीं समझते पानी तो बन नहीं सकता। पानी जो है वो आज भी हिंदुस्तान में पानी बेचने का राइट नहीं है, आप पानी बेच नहीं सकते। वो जो टैंकर वाले बेचते हैं ना, आपने जिसको बात करी, वो पानी का बिल कभी नहीं देंगे आपको। अच्छा, वो टैंकर का बिल देंगे। तो ये जो पानी बोतलों में बेचा जाता है उसका क्या है सर? ये तो वो तो बताया ना, वो अलग उसका फंडा है, तो इंडस्ट्रियल उसमें कर लिया। इंडस्ट्री लगा के उसमें हमें मिनरल डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। तो पानी नहीं बेच सकते भारत में? पानी नहीं बेच सकते आप। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि नॉर्मली अभी घर के बाहर निकले हम सब पानी खरीदते हैं, तो हम पानी नहीं खरीद रहे होते हैं, उस पानी को लाने के प्रोसेस या उसमें मिनरल ऐड करने का प्रोसेस खरीद रहे होते हैं। आप जैसे टंकर से है ना पानी मंगाते हैं, तो वो टैंकर का बिल दे दिया तो फंस जाएगा। तो बेसिकली हम पानी नहीं खरीद रहे होते हैं, हम उसको ट्रांसपोर्ट के चार्ज कर दे रहे होते हैं, उसके नाम पे उसको देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ जाई है कि हमारे देश में आज भी पानी के व्यापार पे रोक है। और जो भी इस तरह के काम होते हैं उसको मतलब बेचा तो पानी ही जाता है, पर नाम कुछ और लगा लिया जाता है उसको। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। जल सीमित है, जल बहुत जितना प्रकृति ने दिया है उतना ही है, तो अगर सोचकर आप इसे खर्च करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत दिनों तक हमारे साथ रहेगा। और अगर इसका अपव्यय करेंगे तो उस संकटों से हमको फिर से गुजरना होगा, जो हम गुड़गांव में देखते हैं, जो हम बेंगलोर में देखते हैं, या जो दिल्ली में देखते हैं, अलग अलग नगरों और महानगरों में देखते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत बेहतर अनुभव हुआ, और मुझे लगता है कि सरस्वती नदी की जो कहानी थी उसको हम लोगों ने कुछ हद तक समझने की कोशिश की है। मैं प्रयास करूँगा कि हमारी जो प्रोडक्शन टीम होगी आपको डॉक्टर साहब के रिसर्च को भी दिखाएगी उसमें, और आप थोड़ा समझ पाएंगे, क्योंकि ये जटिल सवाल है, ये जटिल मुद्दा है। कई बार सिर्फ बातों में निकल कर आ पाना बहुत संभव नहीं होता है। चित्रों और साइंटिफिक एविडेंस के साथ जब इसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। पर एक हमारे संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती, और वो त्रिवेणी का जो हमारी आस्थाओं से लेके हमारी पौराणिक कहानियाँ और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, और हमारे जो भविष्य से भी जुड़ी हुई है पानी, इन सब को जोड़ते इस कहानी को आज आपने समेटा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आशुतोष जी। थैंक यू वेरी मच।